हमारे साथ जो महिला हैं वो राजस्थान से आई हुई हैं, बिहार की राजधानी पटना में। क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, क्या कारण है जो कि यहाँ पर आई हैं? पटना के महिला विकास मंच पे आई हुई हैं और इनसे हम जानेंगे कि आने के पीछे की क्या कुछ वजह है, क्यों आज यह राजस्थान से चल कर के पटना आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। पूनम कंवर नाम है और राजस्थान के श्री गंगानगर जिला सूरतगढ़ सिटी की रहने वाली हूँ। क्या वजह है कि आज आप पटना आए? पति का नाम है मेरे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वो बीएसएफ में है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी। तो उन्होंने दूसरी शादी करी है, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे न्याय मिल सके। कहाँ पर हैं अभी आपके पति, कहाँ पर हैं? वो बटालियन तो है, वो तो है कलकत्ता में पोस्ट। लेकिन जब सीओ से बात हुई कॉन्फ्रेंस पर, जो वीना मानवी मैम ने उनको कॉल लगाया, तो उन्होंने बताया कि आपका पति जो है वो तो मणिपुर गया हुआ है दिसंबर में। मणिपुर कंपनी को भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आकर के आप क्या मतलब गुहार लगा रही हैं? वो पैसे दे देता है। देखिए, राजस्थान में कहीं भी चले जाओ वहाँ पैसे फेंक दिए जाते हैं। तो बिना जानकारी के तो ऐसे हम हर किसी के नहीं जान सकते। जहाँ कोई लगता है वहाँ जा रहे वो पैसे फेंक देते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, मेरे जेठ की रिकॉर्डिंग है, उसमें वो बोल रहा है कि 90,000 रुपये पुलिस के मुंह पर मारे हमने। मतलब आपको ये अभी पता नहीं है कि आपके पति कहाँ हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बस सीओ ने जो बताया वो पता है मुझे। डायरेक्ट अपने पति से बात नहीं? डायरेक्ट बात नहीं होती। कितने दिनों से बात नहीं? 2020 में मैंने कॉल करके समझाया था। अच्छा। हाँ, तो कॉल शादी कब हुई आपकी? 2018 में हुई थी, 12 दिसंबर 2018। 2018 में आपकी शादी हुई और फिर आपके पति आपसे अलग कब हो गए? अलग 2019 लास्ट में। मतलब 1 साल के भीतर आपके पति आपसे अलग हो गए? हाँ जी। ये जो शादी हुई थी, ये प्रेम विवाह था या फिर जो है मतलब अरेंज मैरिज? हाँ जी, मेरे पिताजी ने लड़का देखा था, तो पिताजी ने बोला मुझे लड़का पसंद है, लड़का सांवला है, कि आपको पसंद है? तो मैंने बोला मुझे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि उसकी सीरत कैसी है। ठीक है, कम कमा लेगा चलेगा, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। पापा ने बोला भाई मैं पता कर लेता हूँ, और पता किया तो उसमें वो पॉजिटिव ही आया, कोई नेगेटिव नहीं आया। शादी से पहले आप लोग कभी मतलब बातचीत वगैरह हुई? हाँ, खूब बातचीत होती थी शादी से पहले। आपको समझ में नहीं आया? ये समझ में कैसे आएगा सर? देखिए, अब बताइए, रात को 12 बजे उसकी ड्यूटी, ठीक है, 12 बजे से सुबह 6 बजे तक फ़ोन पर लगा रहता वो। आधे घंटे के लिए जब उसकी बस या गाड़ी जो भी आती थी लेने के लिए, उस दौरान फ़ोन बंद करता था, फिर दोबारा वो मुझसे फ़ोन पर लग जाता था। टॉयलेट में बात करता, नहाते वक्त मुझसे बात करता, खाना खाते वक्त, सोते वक्त मुझसे बात करता। सो जाता तो बोलता था कि फ़ोन काटना मत, नीचे दबा देना तकिए के नीचे। तो तकिए के नीचे दबा दी, वो चला ही रहता था, फ़ोन चलता ही रहता था। उसके बाद जब जनाब उठते थे फिर 12 बजे फिर ड्यूटी, दिन की ड्यूटी, फिर 12 बजे 12:15 बजे फिर घंटी आ जाती। यानी कि जितनी देर वो सोता उतनी देर ही मैं सो पाती थी। यानी कि मैं भी एक तरह से बीएसएफ की नौकरी कर रही थी। मतलब शादी से पहले जो फोन पर जो भी बातचीत होता है उस प्रकार का प्रेम प्रसंग हो चुका था? हाँ जी, रिश्ता हो गया था हमारा, और मेरे पति को रोका भी कर दिया था, इंगेज, मतलब हम अंगूठी नहीं पहनाते एक दूसरे को। हमारे क्या दिक्कत हो गई कि आपके पति आपको छोड़ दिए, वो भी 1 साल के भीतर? जो व्यक्ति आपसे बात किए बगैर सो नहीं पाता था, जो व्यक्ति आप खुद बता रही हैं कि टॉयलेट जाते थे तो बात होती थी, स्नान करने जाते थे तो बात होती थी, खाना खाने जाते थे तो बात होती थी। 1 साल के भीतर सब खत्म? 1 साल नहीं, जितनी देर रिश्ता चला ना उतनी देर। शादी के बाद में सारा रवैया बदल गया। इतनी देर देर तक बहुत कम बात होती थी, कम कर दिया उसने, धीरे धीरे कम पर आ गया। तो मुझे लगा शायद ड्यूटी के वक्त ऐसे मतलब हो सकता है। मैंने समझाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वापस जो उसके शादी के बाद मुझे जो पता चला, इसका एक शादी से पहले 7 ईयर्स से कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ रिलेशनशिप था, उसी के साथ वापस ये बातचीत करने लगा। उसके कल्पना शर्मा कहाँ की है? जी, देखिए, बेसिकली तो दौसा जिला नांगल गांव की है ये। नांगल रजावतान गांव है, वहाँ की है, लेकिन रहती जयपुर में है, जगतपुरा के अंदर, वहाँ रहती है ये। और ये जो लड़की है ये एक कॉलगर टाइप की है, क्योंकि ये मेरे भाई के साथ भी 6,000 रुपये में इंटीमेट होने को तैयार थी। हमने फ़ोन करवाया था दलाल को कि भाई मैडम को बुलाइए, आप, ये नंबर है उसका, बुलाइए। तो अगर कोई शरीफ घर की लड़की होती तो पुलिस बुला लेती, लड़ाई झगड़ा कर लेती, ठीक है, उसको गाली गलौज करती।
ऐसा कुछ नहीं किया। वो 6,000 रुपये मांगे और बोला पार्टी कहाँ की है। तो उसके ज़बान से निकल गया कि पार्टी सूरतगढ़ की है। तो उसने फ़ोन रख दिया। दलाल ने फिर 1-2 बार उसको फ़ोन किया। शादी से पहले आपको पता नहीं था कि आपके पति किसी कॉल गर्ल के साथ जो है वो रिलेशनशिप में? नहीं, शादी से पहले नहीं पता था। नहीं, मुझे नहीं पता था क्योंकि बताया ही नहीं, तो कहाँ से पता होगा। जब वो सारे दिन सारी रात मुझसे फ़ोन पर बात हो रही है तो कहाँ से शक होगा कि किसी और लड़की के साथ है वो। तो शक होने के लिए ये होना चाहिए ना कि वो बहाना मारे, है ना, कि मैं बात नहीं करूँगा या मुझको काम है। देखिए शादी के बाद बहाने मारने उसने शुरू कर दिए थे, जो कि शादी से पहले नहीं थे। मतलब एक सोची समझी चाल थी कि इसको अपने अंडर लूँ, ठीक है। शादी के बाद तो जी बकरा हलाल हो चुका है, अब ये कहाँ जाएगी, है ना। हलाल होने के बाद में कहाँ बचता है कुछ, तो अब ये कहाँ जाएगी। वो बात है कि पैसा मिल गया, गहना मिल गया, 35 तोले सोना मिल गया, 10,21,000 नगद मिल गए, लगभग 50 लाख रुपए शादी में लग गए। महंगे महंगे कपड़े, 30,000 की घड़ी, है ना। तो जो इन बर्तन महंगे महंगे, इनको 5100 देने हैं, इनको 11,000 देने हैं। तो जो भी हो रही थी, मेरे पिताजी रोका करने के, तब भी बोला था कि हमारे ये इसको इतने देते हैं, इसको मतलब पूरा दान दहेज वगैरह दे करके शादी आपकी कराई गई? हाँ हुई है। और उसके बाद में भी मतलब इसके सुधार नहीं आ रहा था। शादी के बाद जब मुझे ये बातें पता चली थी तो मैंने बोला था कि आइंदा से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि बताना नहीं चाहता था। तो बहुत कुछ झूठ बोला। मैंने बोला आप इस लड़की के संपर्क में कैसे है, वो बात तो इसने बता दी। लेकिन मैंने कहा घर जाते हो, तो इसने बोला नहीं घर नहीं जाता, जबकि घर जाता था। उसकी माँ से भी इसका कॉन्टैक्ट था, भाई से भी था, सबसे इसका कॉन्टैक्ट था। मतलब उस लड़की के पूरे फैमिली से जो है आना जाना लगा हुआ रहता था कि ससुराल वालों को उस कॉल गर्ल के बारे में, मतलब जो लड़के के साथ में रिलेशनशिप में, जो लड़की के साथ में आपके पति रिलेशनशिप में है, उसके बारे में पता नहीं था? पता था। मेरे पति ने ये भी बोला था कि मैंने घर वालों को ये बोला था कि इसके साथ मेरी शादी करवा दो, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब शादी करोगे क्या मेरी। तो जब ये है, मेरा कहना ये है कि जब इतनी आग लगी हुई थी तो माता पिता को पता होता है कि ये शादी के लिए बोल रहा है मेरा बेटा, तो करा देनी चाहिए ना उसकी शादी, है ना। तो मेरे ससुर ने उस लड़की के घर पे भी गए थे, रिश्ता लेकर के बात करने के लिए गए थे। फिर ससुर, आपके ससुर गए भी थे आपकी शादी से पहले? हाँ मेरी शादी से पहले। ये हमें अभी 1 साल पहले ये बात पता चली है कि वो वहाँ गए थे रिश्ता तय करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो फटीचर नंगे हाल हैं, इनके पास खुद का मकान ही नहीं है और ये धंधा करती है, इसकी माँ भी पहले धंधा करती है, अब जेलर है, सब कुछ पता तो लगा ही लेते हैं, पुलिस वालों से जानकारी तो है। आपके ससुर जी जो है वो जेलर हैं? हाँ, अब तो मेरी शादी से 2-3 महीने पहले वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उस वक्त तो थे जेलर। उपकार गृह सूरतगढ़ जहाँ मेरा पीहर है वहाँ के जेलर थे वो, वहाँ भी थे। और जोधपुर में भी रहे। उन्होंने बताया था कि मैं जोधपुर जेल में भी रहा हूँ। मेरे पति ने बताया था कि पापा जोधपुर जेल में भी रहे थे। और जो सलमान खान है उनसे भी मिले हुए हैं वो। तो इस तरीके से बातचीत होती थी हमारी पति। मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड फैमिली है आपके ससुर, मतलब ससुराल में? नहीं, मतलब वो छोटे जेलर नहीं होता, छोटा जेलर होता है, एक बड़ा जेलर होता है, एक छोटा जेलर होता है। वो छोटे मतलब जेलर में है। तो मतलब उनके पास मकान था, लेकिन हमारा मतलब ठीक ठाक है आपका? ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही हमारे 10,21,000 गए और 11 लाख गए, उन्होंने क्या किया, मकान 3 मंजिला खड़ा कर दिया, 3 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। और मेरे ससुर उस वक्त रिटायरमेंट हुए थे, कुछ रिटायरमेंट के पैसे लगे थे। बहन की जब उन्होंने शादी की थी तो कर्जा था, दोनों बहनों की शादी का जो कर्जा था वो सुनार का कर्जा था, वो भी मुझे पता चला कि कर्जा था। तो इन्होंने क्या किया कि वो कर्जा कुर्जा उतारा होगा शायद कुछ। मेरे पति ने बोला था कि उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। खैर हम उन सब चीज़ों पर अभी नहीं जाएंगे। ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई और आप अलग हुए तो आगे क्या हुआ? मतलब मामला थाने तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा, तलाक हुई, क्या हुआ? तलाक हो जाता तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठती, आप बताइए। तलाक ना तो तलाक की अपील मेरे हस्बैंड ने की है, ना मैंने की है। वो करना चाहता है तो वो ये कहता है कि मैं इसको बुड्ढी करके छोड़ूंगा ताकि किसी के लायक ना रहे, और मेरे लिए तो कल्पना शर्मा अवेलेबल है ही, तो तुमको तलाक के कागज़ लगाने चाहिए। अभी उसने एस के सिंह सर को बोला कि मैं तलाक लूँगा, इस बार जाऊँगा छुट्टी तो तलाक लगाऊँगा कागज़। तो अगर तुमको तलाक के कागज़ लगाने थे तो 6 साल से तुम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ गायब थे? 6 साल पहले लगाते, अब तलाक के कागज़ क्यों लगा रहे हो तुम? 2018 में शादी हुई तो अभी 2025 है, तो मतलब 7 साल आपकी जीवन का जो है बर्बाद हो गया। हाँ, तो मतलब 7 साल हो जाएंगे कुछ महीने बाद में। तो अब बात बताइए, पहले ही लगा देता, अभी क्यों? क्योंकि ये बात सच है कि वो मुझे बुड्ढी करना चाहता है। तो मैंने बोला, मैंने उसके दोस्त को बोला कि यानी कि मेरा पति मुझे जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं किसी के साथ में, पूरा जीवन मुझे इसी के साथ बिताना है, ठीक है। तो मैं ना तलाक दूंगी ना मैं दूसरी शादी करूंगी, ठीक है। और अगर ये सुधरे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मेरी तरह किसी और बहन बेटी की लाइफ ख़राब करेगा। तो इसके लिए ऐसे आदमी को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसको टर्मिनेट कराएं और इसको जेल भेजें। मतलब आप तलाक नहीं चाहती हैं, उन्हें सज़ा दिलवाना चाहती है?
सज़ा नहीं, मैं पहले यही चाहती हूँ कि वो सुधरे और मेरा घर बसे और मुझे मान सम्मान के साथ वो रखे। तो 7 साल तो आपने प्रयास कर ही लिया ना सुधारने के लिए। हाँ, 7 साल प्रयास किया है। 7 साल के अंदर उसने दूसरी शादी भी कर ली। अच्छा, मतलब शादी भी हो गई उनकी, दूसरी शादी हो गई। हाँ, कल्पना शर्मा के साथ में दूसरी शादी। तो आप उन्हें जो है मतलब त्वरित टर्मिनेट करवा सकती है। हाँ, करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पूरा सबूत होना चाहिए। कुछ सबूत हैं मेरे पास में। तो पुलिस ने भी ये बात मानी है कि 494 धारा मानी है कि इसने दूसरी शादी की। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जयपुर गई है, उस लड़की से पूछताछ की है, आस पड़ोस से पूछताछ की है, लोगों के बयान लिए पुलिस ने। इसका लिखा हुआ लेटर भी है कि मैं भोली से दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि उसका निक नेम भोली है लड़की का, घर का पुकारू नाम जो होता है। आपका जो मामला है, जो केस है, वो थाने में है या फिर कोर्ट में है? थाने में भी है, कोर्ट में भी है। थाने में तो अब थाने में दोबारा जो वकील होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होती तो वकील दोबारा भेज देता है कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट के थ्रू ही केस जो सेकंड मैरिज का था वो मैंने किया था, तो थाने में गया था। थाने में 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं की। जो सेकंड मैरिज था, एक बार कार्रवाई हुई, उसके बाद में हमने दोबारा भेजा तो कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब ये है कि पैसे वगैरह दे दिए होंगे इन्होंने फिर से। जब 90,000 एक रिकॉर्डिंग उसमें दिए हैं, तो बार बार ये रुपये दे रहे हैं थाने में। जब 64,000 मेरे पति की सैलरी है और मेरे ससुर को भी 30-40 हज़ार पेंशन के मिल रहे हैं, जो मेरे पति ने बताया था कि 30-40 हज़ार हैं। जेठ भी ग्राम सेवक है, तो पैसा तो है। मेरा गहना है साथ में, 35 तोले सोना गहना उधर है, 10,21,000 उधर हैं पैसे। तो पैसों का खेल हो रहा है ना, सब जगह पैसे बांटे जा रहे हैं। मैडम, क्या लगता है आगे का भविष्य क्या होगा आप दोनों का? क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है और शादी हो गई, बच्चे हुए हैं। 1 साल ही मैं आ रही हूँ। मेरी ननद का कहना है कि भाई तुम्हें बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। और बड़ा भाई है, वो भी ये बोला उसने कि 2 साल मौज मस्ती ऐश करेंगे, मतलब सिंगल रहेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, वरना बच्चों में फंस जाते हैं सारे के सारे। चलिए, तो मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी तो आपकी कट रही है, ज़िंदगी तो आपकी, समय तो बीत रहा है, लेकिन अभी तक देखिए पारिवारिक का जो मतलब कि विवाह भी हो गया आपका, कहने का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद जो रीति रिवाज से जो भी मतलब सांसारिक सुख का जो अनुभव होता है वो तो आपको नहीं मिल रहा। हाँ जी, देखिए दुख ही दुख है शादी के बाद में, सुख तो मुझे मिला नहीं है। लेकिन देखिए हर कोई अपने लिए जीता है, पैसों के लिए जीता, अपने लिए जीता। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो किसी और की बेटी की, मेरी तो चलो ख़राब कर दी, लेकिन उसका हौसला बढ़ेगा कि पुण्य मेरा क्या उखाड़ सकी, ठीक है, कोर्ट मेरा क्या उखाड़ सका, न्याय मेरा क्या कर सका। तो उसका हौसले को दबाना ज़रूरी है। नहीं तो वो किसी और बहन बेटी का रेप कर देगा, रेप नहीं करेगा तो किसी से शादी करके पैसे ऐंठ लेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो किसी दूसरे को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को तो आप बर्बाद कर रही हैं अभी। देखिए इंसानियत है मेरे अंदर, ठीक है, इंसानियत के नाते मैं करूँगी। वो दूसरा जो है ना, उसको भी वही तकलीफ़ होगी जो मुझे हो रही है, तो किसी दूसरे की ज़िंदगी क्यों ख़राब करे। हर किसी की बहन बेटी होती है, तो दूसरे की बहन बेटी मेरी बहन बेटी, मेरे पिता की बहन बेटी, तो वो है कि किसी और की लाइफ क्यों ख़राब करने दूँ मैं। अभी आपको ये नहीं लगा कि अब उनसे तलाक लेकर के हमें अलग संसार बसाना चाहिए? एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आया कि अलग संसार बसाऊं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के प्रति ही समर्पण की भावना है। किसी और के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं, पहले सोचा ना, अब सोचा ना, कभी सोचूंगी। कितने दिन से आप लोग मतलब कितने दिन से आप दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है? लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हो चुके चेहरा। वो तो देख रहे होंगे ना, अभी मीडिया में हो रहा है, पर मैंने पौने 2 साल से उनका चेहरा नहीं देखा है। आपको क्या लगता है अगर वो इन सब चीज़ों से अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, आप चाहती क्या है? क्या उन्हें माफ़ करना चाहती हैं, क्या फिर अपने पास रखना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? देखिए, जोरू का गुलाम तो मुझे बनाना नहीं है, ठीक है। मैं स्वाभिमानी हूँ, तो मैं ये चाहूँगी मेरा पति भी स्वाभिमानी ही हो, ठीक है। अपने उसका एक स्टैंडर्ड हो, एक लेवल हो, ठीक है। साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, वो उसके सहारे टिकी होती है, तो उसका भी एक लेवल होना चाहिए ना। वो गिरे जा रहा है, अपने माँ बाप की भी इंसल्ट करवा रहा है, अपनी भी करवा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ वो सुधरे, अच्छा इंसान बने, ठीक है। अभी भी है कि रावण को भी एक मौका दिया था राम जी ने, ठीक है। तो शासन को भी और दुर्योधन को भी मौका दिया गया था कि तुम सुधर जाओ भाई, 5 गाँव दे करके छोड़ो इनको, ठीक है। लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। तो यही है कि बुराई जब सर्वनाश पर आती है, कि जिसको अपना सर्वनाश करवाना होगा वो बात नहीं मानेगा, उसका विनाश होकर ही रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाए, विनाश ना हो उसका, सही रास्ते पर आ जाए। अभी भी वक्त है। नहीं तो देखिए जी, मैं किसी बहन बेटी की, मेरी तो हो गई है, ठीक है। लोग बोलेंगे बदला लेने के लिए कर रही है, ठीक है। बदला लेने के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। इस लड़की का नाम आपने बताया कल्पना,
उनसे उससे उन्होंने शादी कर ली है। आ, उनसे बच्चे भी हैं उनके क्या? अभी तक तो देखिए, अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं जयपुर गई नहीं हुई, अभी तक तो बच्चे मुझे नहीं नज़र आए। अभी लगभग 1 साल से मैं वहाँ नहीं गई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि बच्चे हैं कि नहीं हैं। हालांकि 1 साल पहले तक मेरी नॉलेज में बच्चे नहीं थे। तो बच्चे भी देखिए, जब वो छुट्टी आता है तो वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। पूरा जयपुर उसको जानता है। सोडाला में काम करती है, वो धंधा करती है। अब वो क्या है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। पहले वो एक कोई कंपनी थी, उसमें काम करती थी। तो ये है उस लड़की की। मतलब आपके हिसाब से अगर आपके पति आपको छोड़ करके अगर किसी बेहतर लड़की के पास गए होते तो शायद आप जो है आज ये ना करते। हाँ जी। अगर वो किसी शरीफ ज़ादी के लिए मुझे छोड़ देता तो मैं अपने कदम खुद पीछे हटा लेती, ये सोच कर कि मुझ में कोई कमी है, भाई होगी मुझ में कोई कमी, हटा लेती मैं अपने कदम पीछे। ना कोर्ट कचहरी, ना कोई पैसा मांग, ना कोई मेंटेनेंस और ना ही एलमनी, कुछ नहीं मांगती, कदम हटा लेती उसके लिए पीछे कदम। लेकिन एक वैश्य, एक बाजारू औरत के लिए भाई मेरे को छोड़ दिया, जो कि झूठ बोला, सब कुछ हर चीज़ में फ्रॉडबाजी हुई मेरे साथ में, तो फिर तो देखिए सर गलत हुआ मेरे साथ में। तो फिर उसके लिए तो मैं उसको सज़ा करवाऊँगी। अभी आप किससे न्याय मांग रही हैं? मैं महिला विकास मंच में आई हूँ, तो वहाँ मैम से कहा है कि मेरी हेल्प कीजिए, आप न्याय करवाइए मेरे साथ में, या तो वो मुझे रखे इज्जत से, सम्मान से, उस लड़की को छोड़े। ये हरकतें वापस नहीं होनी चाहिए, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दहेज की मांग, वो लड़की वाली बात, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एक ईमानदार पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस तरीके से ये रखें मुझे। और अगर नहीं रखना चाहता तो फिर मैडम इसको टर्मिनेट करवाया जाए और इसको जेल भेजा जाए।